हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है यूपी पुलिस रे एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। और अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम एसएससी जीडी में होने वाला है, तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हिंदी और जीके का लेकर आया हूँ दोस्तों, जो बार बार पूछे जाते हैं। एक बार आप लोग इस वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। अंत में आप लोग पाएंगे कि हाँ, आपका यहाँ से 1 से 2 नंबर फंसेगा ही फंसेगा, चाहे हिंदी का हो या फिर जीके जीएस का हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। 4, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए गए हैं। मैं बता दूं, यहाँ पर 10 + 8 यानी कि टोटल 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा की विख्यात 18 बोलियां वो होती हैं जो कि क्षेत्र में बोली जाती हैं। ठीक है, जो गांव गांव में बोली जाती हैं। तो हिंदी भाषा की कुल 18 बोलियां। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। सतसई, रामलला नरछू, पृथ्वीराज रासो या फिर अल्लाह उदल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार यहाँ पर हैं चंद्र बरदाई। ठीक है, इसको रखा गया है, ये जो रासो नाम है, ये रासो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये नाम दिया था। तो ठीक है, नाम दिया था रासो किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, लेकिन लिखा किसने है? तो चंद्र बरदाई जी ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी में ये सब पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य काल विभाजन नहीं है। आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल, संयुक्त काल। और तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आधुनिक काल को भी विभाजन किया गया है, भक्ति काल को भी विभाजन किया गया है, और यहाँ पर रीतिकाल को विभाजन किया ही गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न हमारे यहाँ होने वाला है कि क्रिया पारक, सॉरी यहाँ पर पापे आ का मात्रा रहने वाला है, तो क्रिया पारक व्याकरण कोटि चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए कारक, लिंग नहीं होता, पक्ष भी नहीं होता, और यहाँ पर वचन भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाए। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न होने वाला है कि चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर योजक क्रिया, अधिकारोधक क्रिया या फिर औपचारिक बोधक क्रिया। यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी एक बार फिर से हमारा सही हो जाता है। तो अप्रत्यक्ष क्रिया है, चूड़ी अच्छी थी, यहाँ पर अप्रत्यक्ष क्रिया इसमें हो जाता है। पर हमारा अगला प्रश्न हो जाता है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है। संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु या फिर साधित सकर्मक धातु यहाँ पर, या फिर समस्त धातु। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है कि समस्त धातु कहलाती है। पर हमारा अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न होने वाला है कि सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग छीने पाई के सारंग कई गई चोट। तो उक्त पद्य में कौन सा अलंकार विद्यमान है। तो उत्प्रेक्षा यहाँ पर होगा नहीं, श्लेष हो सकता है, यमक भी हो सकता है, यहाँ पर रूपक नहीं हो सकता। तो मतलब मैं बता दूँ आप सभी को यहाँ पर श्लेष के बारे में। श्लेष अलंकार वहाँ वो अलंकार होता है, इसकी परिभाषा होती है कि जब कोई शब्द बिना आवृत्ति के अलग अलग अर्थ प्रकट करता है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अगर हम यमक की बात करें तो यमक अलंकार होता है कि जब कोई अर्थ 1 या 2 बार प्रकट हो और उसका अर्थ भी अलग अलग प्रकट हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी श्लेष अलंकार इसमें विद्यमान होगा, क्योंकि सारंग 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 कई बार आ रहा है बिना आवृत्ति के, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। नंबर प्रश्न होगा कि जुगुप्सा का अस्थायी भाव किस रस से संबंधित रखता है। करुण रस के शोक होता है, रज रस का क्रोध होता है, अद्भुत हो ही नहीं सकता। यहाँ पर विभर रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। प्रश्न हमारा होने वाला है जो कि 9 नंबर प्रश्न होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है। दृष्टांत, चौपाई, सोरठा, दोहा तो है। ये ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है कि दृष्टांत यहाँ पर ये कोई छंद का प्रकार नहीं। अगला प्रश्न हमारा 10वां नंबर प्रश्न बन जाता है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि व अयाज संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत निहित है। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाता है। आप सभी को बताना कि ये किसमें निहित होती हैं। बहुत बड़े आप लोग 30 मार्क का बनते हो हिंदी में ना, 10वें का आंसर देकर बताओ कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर 11 और 12 दिया गया, 12 उतना कुछ खास नहीं था, वो तो आसान ही था। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट था वो पथभ्रष्ट था। तो आप सभी को बताना कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है।
अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय, ये तो दोनों हो ही नहीं सकते, इन दोनों को छोड़ ही दो। अब बचता है अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास। तो पथ भ्रष्ट, यानी पथ से, रास्ते से, भ्रष्ट तो रास्ते से अलग, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न हमारा होगा जो कि छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होने वाला है कि कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? औ, ए, औ। तो भाई बहुत ही आसान है, लेकिन गलती तो करोगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाता है, औ। जैसे कि जंतुओं, जीवों, मनुष्यों। तो यहाँ पर ओ का ही तो मात्रा लगता है भाई, ओ का ही तो लगता है, यही तो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, तो बहुवचन में यही तो प्रत्यय लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसी हिसाब से हमारा सही हो जाता है। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। कुशाग्र कौन सा विशेषण है? परिमाण नो, सर्वनामिक नो, संख्यावाचक नहीं, गुणवाचक। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी तो बहुत ही आसान है, डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है कि निम्न में से कौन, यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? सूरदास हैं, बिहारी, यही तो नहीं है बिहारी, कबीरदास जी हैं, सूरदास, तुलसीदास, ये तीनों हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बिहारी जी हैं, ये बिहारी जो है भक्तिकाल के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है कि गौतम बुद्ध, जो कि जीके से संबंधित है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? सीबी, शाक्य, सौरसेना या फिर साबरा। तो यहाँ पर हमारा शाक्य बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, शाक्य गणराज्य के गौतम बुद्ध जी थे। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है कि जो कि यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, आप लोग 17 का फर्स्ट शिफ्ट उठाकर देखिएगा यूपी पुलिस का, आपको मिलेगा ही मिलेगा कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, और ऑप्शन भी यही था, सिकंदराबाद, दिल्ली, इलाहाबाद या फिर फतेहपुर सीकरी। तो क्या बताने वाले हो आप लोग? तो क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद में इनका जो है मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न हमारा होने वाला कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1400 में, 1500, 16, 17। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाता है। कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा होने वाला है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? विवेकानंद को? नो। राजा राम मोहन राय को? नहीं। बाल गंगाधर तिलक या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी को? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक को पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, इस पर जल्दीबाजी नहीं करेंगे, इसको आप लोग नोट करके ले जाइएगा अगर समझ में नहीं आया तो। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1905, 1931, 1942 या फिर 1947 में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे हुआ था? गांधी जी अलग हैं और इरविन, लॉर्ड इरविन जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के वायसराय थे उस समय, और महात्मा गांधी के बीच एक राजनीतिक समझौता होता है 5 मार्च 1931 ईस्वी में। उसी को हम क्या बोलते हैं? इरविन समझौता बोलते हैं। आधा नाम गांधी का है, आधा वायसराय लॉर्ड इरविन का है। तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। पूरा डेट इसका है 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर अगला प्रश्न बन जाता है कि कौन से संविधान से राज्य की नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? अमेरिका के, ब्रिटिश संविधान, आयरिश संविधान या फिर फ्रांसीसी संविधान? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो कि होता है आयरलैंड संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमारे नीति निर्देशक तत्व अपनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 यानी 39 सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? सरकार से, राज्य सरकार से या फिर राजनीति के निर्देश सिद्धांत से, केंद्र सरकार से या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाता है, राजनीति के निर्देश सिद्धांत से संबंधित है। 39 है। अगला और लास्ट प्रश्न होने वाला है कि डैश 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 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं। कितने मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में हैं इस समय? 5, 6, 7, 8। तो सबको पता है कि 6 मौलिक अधिकार इस समय हैं। आपको बताना कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं। आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कितने इस समय मौजूद हैं।